हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई ट्रांसफर से रिलेटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं, इसलिए थोड़ा बहुत शेड्यूल बिगड़ सकता है। उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं। लेकिन 2 से 3 दिन की बात है, उसके बाद शायद उम्मीद लग रही है, पूरी होप है कि मुझे घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों का जो बूस्टर है वो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चैप्टर्स के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएँ। हो सकता है कि आज भी आप लोगों को किसी चैप्टर से एक लेक्चर मिल जाए इवनिंग तक, ठीक है। फिलहाल जो आप लोगों के टारगेट्स हैं और आप लोगों का मेन मोटिव यही होना चाहिए, आपको इस चीज से देखना नहीं है कि ये क्या है, कैसा लग रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूं, ये दीवार कैसी दिख रही है, इस चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ अपने टारगेट से और अपने कंटेंट से। आपको अगर ये दोनों चीजें मिल रही हैं तो पढ़ने वाले बच्चे को सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों पे फोकस रहता है। जैसे अर्जुन का एक ही चीज पे फोकस था ना कि हाँ भाई मुझे बस उसकी आंख पे निशाना लगाना है, तो उस चीज को ही ध्यान में रखना है। ठीक इसी तरीके से आपको टारगेट्स पूरे करने हैं तो आप टारगेट पे फोकस रहिए, इन चीजों पे फोकस मत रहिए कि दीवार कैसी दिख रही है, मैं कैसा दिख रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ 2 से 3 दिन या 4 दिन बाद यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप कर लिया जाएगा। बड़ा वाला मैं बोर्ड लगा लूंगा और धीरे धीरे उसे डिजिटल की ओर भी लेके चले जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं ले जा सकते हैं, आसानी से हम उस चीज को भी कर पाएंगे। फिलहाल जो है मैं काम चलाऊं क्या, मतलब इससे तो बेस्ट ही रहेगा कि हम बड़ा वाला बोर्ड लगाएंगे जिसपे आप लोगों को लगातार बूस्टर चलता रहेगा और बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी। और फिर उसके बाद सोचेंगे कि डिजिटल बोर्ड के बारे में करना क्या है, कैसे क्या करना है, वो आप सब लोगों से राय ली जाएगी, बाकी चीजें कर ली जाएंगी। फिलहाल जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ टारगेट डे 28, इसमें मैंने अब स्टैटिक जीके में क्या है, करंट का लगभग पार्ट जितना करना था वो हमारा निपट चुका है, उससे ज्यादा आप करने की जरूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा प्लस पॉइंट्स की ओर जा रहे हैं, चाहे वो यूपी कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे वो एनटीपीसी की भर्ती हो, चाहे वो आगे आने वाली जेई हो, एएलपी हो, उन सब के लिए जो चीजें काम में आने वाली हैं या आपके ग्रुप डी एग्जाम में जो 1-2 नंबर आप छोड़ के आते हो, वो जो चीजें हैं वो अब यहाँ पे कराने वाले हैं, स्टार्ट कर दिया है मैंने। जैसे कि भारत की प्रमुख झीलें, इसका मैं आप लोगों को एक लेक्चर सजेस्ट करूंगा, आपको लगभग सारी चीजें वहां से याद हो जाएंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये 10-12 मिनट का लेक्चर होगा, आपको सारी की सारी झीलें भारत की याद हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम विश्व की झीलों की ओर बढ़ेंगे और ये बहुत सिंपल होती हैं, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक इसी तरीके से अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, जो इंटरनेशनल सीमाएं हैं, ठीक है, जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, जैसे कि अब मान लो, देखो ये एग्जांपल के तौर पे जैसे यूएस कनाडा की है, तो ये यूएस है, ये कनाडा है, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक बना रखी है कि भाई यूएस से ले लिया यहां से ये और कनाडा से ले लिया ये, ठीक है। तो यू का तो ये यू है, 49वीं रेखा होती है, ऐसे बोल देते हैं कि भाई 49वीं रेखा है। इसी तरीके से साउथ और नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो भाई यहां पे देखो साउथ है, ये साउथ और नॉर्थ कोरिया के बीच कौन सी है, तो रीजनिंग में एस को कौन सा बोलते हैं, 19, उसका 2 गुना कर दो क्योंकि साउथ भी है नॉर्थ भी है, तो 38वीं समांतर रेखा इन दोनों के बीच में होती है। और इंडिया और पाकिस्तान की याद करनी है तो इंडिया और पाकिस्तान का सीधा आपको पता है वहां पे 2 रेखाएं होती हैं, एक 24वीं अक्षांश रेखा होती है और एक रेड क्लिप होती है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उस पर 24 घंटे क्या रहता है, अलर्ट रहता है। और जब अलर्ट किसी चीज को किया जाता है तो क्या होता है, रेड सिग्नल, ठीक है। तो रेड क्लिप और 24वीं अक्षांश रेखा किसके बीच हो जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से चाइना की है मैकमोहन, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से याद कर सकते। इसके अलावा 3 और बचती हैं, बस इतनी आप लोगों को याद करनी है और वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं वो ऐसे ही पूछी जाती हैं, इसके अलावा आपसे ज्यादा नहीं पूछी जाती है। जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा होती है, तो बस ये इतनी सी ही पूछी जाती है, उससे ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमाएं आप लोगों को करनी रहेंगी। इसके अलावा प्रमुख झीलें हैं और झीलों की भी देखो बिल्कुल ट्रिक्स हैं। जैसे ये साउथ और नॉर्थ कोरिया में देखा आपने, साउथ रीजनिंग में S19 पे आता है, इसलिए हम, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया 2 हैं, इसलिए 19 दूनी 38, तो 38वीं समांतर रेखा हो गई। मतलब सिर्फ तुक्के सेट करने हैं, कैसे भी करके आपको जब ऑप्शन में दिखे तो आप आंसर कर सको बस, ठीक है। अब जैसे कि प्रमुख झीलों की अगर मैं बात करूं तो आप प्रमुख झीलें भी देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम डैम की भी बात करेंगे। अब जैसे जम्मू कश्मीर की जितनी भी झीलें हैं लगभग उनके अंदर क्या आता है, नाग आता है। उत्तराखंड की जितनी झीलें हैं उसमें लगभग ताल आता है। इस तरीके से आप वर्ड पे ध्यान देंगे तो आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। मैंने अपने नोट्स में भी लिखे हुए हैं ये। अब जैसे उड़ीसा है, ठीक है, तो हमने लिख रखा है चील उड़ती है, तो चिल्का झील उड़ीसा की हो गई। मतलब इस तरीके से कनेक्ट करके याद कर लो। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं
कि राजस्थान की है। अब राजस्थान है तो राजस्थान को हमने इस चीज से मतलब हमने इस तरह से इंटरलिंक कर लिया कि राजस्थान जो है राजाओं से रिलेटेड है, तो उसके अंदर राज समंदर है और लूनर करसन झील है, फतेह सागर झील है, ठीक है। तो अब राजस्थान में लू चलती है, गर्मी ही रहती है, तो लू तो आपको पता ही है, तो वहां से उस चीज से कर लिया। राज समंदर है तो राजस्थान है इसलिए राज समंदर है, ठीक है। और फतेह सागर आप लोगों को पता है राजाओं ने कहां पे, राजा क्या करते हैं, फतेह करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हो इंटरलिंक मेथड से। अगर आपको याद नहीं होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये भी याद करवा दूंगा, ठीक है। तो भारत की प्रमुख झीलें, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पहले से भी करवा चुका हूं, लेकिन अभी मैं बुक लेके आया था आप लोगों के लिए लेटेस्ट करंट की, तो उसमें ये टॉपिक आ गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो उसमें कवर किए गए हैं, तो मैं आप लोगों को उसका स्क्रीन मतलब पेज दूंगा, आप लोग उसमें से कवर कर लीजिएगा अगर कुछ ऐड करना हो तो, ठीक है। या कोई गलत इंफॉर्मेशन आपने लिख ली हो तो वहां से उस चीज को कर लेना। ये वाली चीज तो आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा साइंस में वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 9th। तो वर्क एंड एनर्जी का मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूं और मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशंस वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा या यूनिट्स वाला जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो इस वर्क एंड एनर्जी के बाद ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था क्या क्या चीजें, जैसे आपने दूर सबसे पहले लंबाई पढ़ी, फिर विस्थापन पढ़ी, दूरी पढ़ी, चाल पढ़ा, वेग पढ़ा, त्वरण पढ़ा, फोर्स पढ़ा, उसके बाद अब कार्य आया, ठीक है ना। देखो पहले दूरी विस्थापन पढ़े थे, अब फोर्स और विस्थापन इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। तो लगभग सारी यूनिट्स जो इंपॉर्टेंट हैं और जो फॉर्मूलाज हैं वो यहीं से बन के निकल जाएंगे और अब हम आप लोगों को विमाएं और सूत्र याद कराने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी और इजीली आप लोगों को याद करा देंगे। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा बार बार, वैसे ये तो सबको पता ही होगा कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। मैंने कई बार समझाया आप लोगों को कि ऐसे दीवार पे धक्का मारोगे तो ये कोई कार्य नहीं हुआ, जब तक वस्तु अपनी जगह से हटेगी नहीं, मतलब विस्थापित नहीं होगी, और वो भी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तब तक आप ये नहीं कहोगे कि कार्य हुआ है। समझ आ रही है ना। तो कार्य तब होगा जब आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाओ और वस्तु उसी डायरेक्शन में क्या हो जाए, विस्थापित हो जाए जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। अगर आपकी विपरीत डायरेक्शन में आ रही है तो फिर आपने कार्य नहीं किया, फिर वस्तु ने आप पे कार्य किया है, वो निगेटिव वर्क होगा, उसकी बाद में बात करेंगे। फिलहाल F.ds बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट किसी भी चीज का अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि कोस में निकल के आता है, कोस थीटा, ठीक है। और थीटा जो एंगल होता है वो F और S के बीच का एंगल होता है। अब यहीं से आपको सारी चीजें इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जीरो वर्क डन की क्या क्या कंडीशंस हैं, जीरो वर्क डन की क्या क्या कंडीशंस हैं। अब आप खुद सोचो F और S का मतलब S क्या है, विस्थापन है, F क्या है, फोर्स है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अगर कहीं भी फोर्स जीरो हुआ तब भी कार्य जीरो, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ मतलब विस्थापन जीरो हुआ तब भी क्या, कार्य जीरो। और अगर एंगल 90 डिग्री हुआ, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तब भी ये जीरो हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस के हिसाब से ही सारी चीजें आप लोग निकाल सकते हो। जैसे कि आप हिसाब लगाओ, मैं यहां पे सर पे लेके कोई बहुत तगड़ा लोड लेके यहां खड़ा हो जाऊं और 1 घंटे तक खड़ा रहूं, आपको क्या लगता है कि कुछ कार्य किया? नहीं किया। बताओ क्यों? बताओ इसका रीजन आप लोग जरूर से जरूर बताना कि इसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट है, किस चीज का, मतलब एंगल के बेस पे हम जीरो बता रहे हैं, किस बेस पे हम जीरो बता रहे हैं। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम के यहीं आ जाती है तो उस केस में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, इसलिए आपका वर्क क्या होगा, जीरो होगा। और बाकी अगर फोर्स जैसे अब ये है, यहां पे आप लोगों ने धक्का मारना शुरू किया तो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग अगर करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये सारी चीजें हम लोग समझाएंगे जब आप लोगों को यूनिट्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे या अभी आगे वर्क एंड एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और एनर्जी के बारे में आप लोगों को पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी के कितने फॉर्मूलाज हैं, ये जरूर से जरूर आने चाहिए क्योंकि वो घुमाता है और वहीं से क्वेश्चन पूछता है। एक मैं लाने वाला हूं जिसमें क्वेश्चन पूछता है वो कि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर दो वस्तुएं हैं उनके बीच के मतलब दूरी को बदल दिया जाए, त्रिज्या ये कर दी जाए इनकी, या मास में ये कर दिया जाए तो इसके फोर्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरीके से ये 3-4 फॉर्मूलों से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ग्रुप डी में
और वहां से लगातार 1 से 2 क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर लाऊंगा उसका, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, आज आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसमें बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझाया गया है। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 11 ये आप लोगों को साइंस में करना है। इसके अलावा कुपोषण वाला आप लोग चैप्टर कर चुके थे, मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर रह गया है। और जैसे ही आप मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर करेंगे तो आप ये विश्वास मानिए कि जो बायोलॉजी है आपकी लगभग 80 से 90% निपट गई है। इससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें की गई हैं उन चीजों को याद करने और रटने की कोशिश करनी है, आप समझने की कोशिश करनी है। और अब ज्यादा पढ़ने में जोर लगा के जो चीजें पढ़ी गई हैं उन चीजों को दिमाग में घुसाने की कोशिश करो, ठीक है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। अगर ये सोचते रहोगे नया पढ़ता रहूं, क्योंकि आपने करंट बहुत पढ़ ली है, बायो जितनी इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को करा दी गई है, ठीक है। अब इसके अलावा मैथ्स में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के पीवाईक्यू करेंगे और सिंपल इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज है उसके आरएस अग्रवाल से एग्जांपल्स आप लोग करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स और रीजनिंग में एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को दूंगा। बस इतनी चीजें आप लोगों को आज के टारगेट में इंक्लूड रहेंगी और बाकी जो चीजें हैं जो कल का टारगेट्स है उसके बारे में बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ा सा सपोर्ट करना, ठीक है, क्योंकि अभी ऐसा ही है, बड़ा बोर्ड लग जाएगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी जब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है और सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से लेके चलूंगा। हम लोग सिलेक्शन तक जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों के ज्वाइनिंग, ये सिर्फ नहीं है ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग में किस तरह से क्या क्या चीजें आप लोगों को, मतलब एक एक चीज के लिए गाइड किया जाएगा। और जो बच्चे एएलपी वाले टेंशन ले रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, एएलपी की 0 से लेकर ना ट्रेनिंग तक की तैयारी की गारंटी हम पे छोड़ दो। आप हम कराएंगे, आप सिर्फ ग्रुप डी निकाल लो। अगर आपका ग्रुप डी निकल गया तो आप विश्वास मानिए कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका एएलपी का प्री और जेई का प्री ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, ठीक है। बस तो आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, तो बस इतनी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूंगा कि प्लीज जितना पढ़ा है उस चीज को इस टाइम पे अपने दिमाग में रखने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की बजाय या ज्यादा उधर उधर घूमने की बजाय इस चीज पे फोकस रहो कि मैंने जितना पढ़ा है लगभग मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बाकी चीजें मैं 1 महीने में धीरे धीरे करूंगा, लेकिन मैंने जो कर लिया है उस चीज को मैं भूलने नहीं दूंगा। अगर इस सोच के साथ चलोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, और अगर आप ऐसे कैप्चर करने की तो कोशिश करोगे, पीछे की चीजें भूलते रहोगे, तब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, कूड़े वाली गाड़ी आ गई थी इसलिए बीच में आवाज में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा, ख्याल रखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज नहीं किया, अगर आपका मन करता है तो आप टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करिए, क्योंकि टेस्ट लगाएंगे तभी आप अपने आप को परख पाएंगे, ठीक है। टेक केयर।